हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग। तो चलिए फाइनली हम लोग आज के सेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं जो आपका है सॉइल साइंस। देखिए सॉइल साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि सॉइल साइंस जो है वो इतना इजी सब्जेक्ट भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको मुझे 5 पार्ट्स देने होंगे, मतलब 5 लेक्चर में लूँगा और आपका कंप्लीट सॉइल साइंस उसमें कवर करवा दूंगा। अब ये 5 पार्ट जो आपके होंगे, इसको अगर आप सही तरीके से कर लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए जा रहे हो, चाहे आप मिड टर्म के लिए जा रहे हो, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपके MCQs, आपके मैच द फॉलोइंग कॉलम जो आता है, ट्रू फॉल्स आते हैं, है ना, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, सारे आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग उस 5 पार्ट में डिटेल में एकदम जीरो लेवल से कि सॉइल होता क्या है वहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे 5 पार्ट दीजिए और ट्राई करना कि जिस दिन वीडियो अपलोड हो उस दिन ही आप उसे देख लेना, ठीक है, ताकि आपका और कंसेप्ट बनता चले जाए। और उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप लिंक अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। और एक बात और, जिनको डिटेल में पढ़ना है, जिनको लगता है सर हमें सॉइल साइंस जो है वो डिटेल में पढ़नी है, मेरे पास टाइम है भी, तो उनसे मैं रिकमेंड करूँगा ये 5 जो लेक्चर होने वाले हैं उन पे फोकस ना करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलिएगा, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलिएगा तो आप वहाँ पे सॉइल साइंस करके प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे देख लीजिए। सारे टॉपिक को मैंने ही पढ़ाया है और डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चाहे वो आपका नीड स्कोप इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक मैटर हो, CN रेशियो हो, सॉइल एयर वाटर, देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे टॉपिक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ से आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर करवाया हुआ है। 43 वीडियोज़ में आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 9 और जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो उनसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये 5 लेक्चर जो होने वाले हैं उसको अच्छे तरीके से देखिएगा और इससे ट्राई कीजिएगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। बाकी मैं नोट्स यहाँ पे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, स्टार्ट करें चलिए फिर। नो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले समझते हैं सॉइल के बारे में, थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, इसके बाद हम सॉइल साइंस पे आएंगे। पहले मुझे आप ये बताइए कि सॉइल जो टर्म है वो कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है। इट्स अ ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, किससे ड्राइव हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए सॉइल जो है सर वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ सोलम। और सोलम का मतलब क्या होता है, फ्लोर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। कई बार एग्जाम के अंदर बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि टर्म सॉइल वाज इज ड्राइव फ्रॉम, तो लैटिन वर्ड, ठीक है, सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लोर। इज इट क्लियर। चलो एक यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपने 2 वर्ड सुना होगा, एक दैट इज सॉइल, दूसरा आपने सुना होगा लैंड, ठीक है। तो मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड लैंड, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बताओ मेरे को, सोचो, दिमाग पे जोर डालिए। देखो आराम से पढ़ेंगे, सॉइल साइंस में मैं आपको बोला हूँ 5 लेक्चर में कवर करवा दूंगा, मतलब 5 लेक्चर में कवर हो जाएगा। और हाँ, आराम से समझते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन आराम से पढ़ेंगे। चलिए बताइए सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सॉइल की बात करें तो जहाँ पे, हमेशा याद रखना, जहाँ पे आप खेती करते हो, वो मिट्टी जहाँ पे आप कोई क्रॉप को कल्टीवेट करते हो, उसे हम बोलते हैं सॉइल। और सॉइल जो है आपका वो 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। दैट मीन्स कि इसके पास प्रॉपर आपके लेंथ होंगे, ब्रेथ होंगे और डेप्थ होगा। लेकिन लैंड की बात करें तो वो एरिया जहाँ पे आप खेती नहीं करके अपना मकान बना लिए हो, अपना फार्म हाउस बना लिए हो, तो वो क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। और लैंड हमारा 2 डायमेंशनल बॉडी होता है। दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड लैंड। इज इट क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि बताइए मुझे फादर ऑफ सॉइल साइंस किसे बोलते हैं। सब MCQs आपके क्वेश्चन आएंगे बन के। बताइए फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है। चलिए फादर ऑफ सॉइल साइंस की बात करें तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, भी डॉकुचेव जो है वो आपके फादर ऑफ सॉइल साइंस माने जाते हैं। कहाँ पे, वर्ल्ड में। लेकिन अब मुझे एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि इंडिया के अंदर फादर ऑफ सॉइल साइंस हम किसे मानते हैं। इंडिया के अंदर पूछ रहा हूँ मैं। तो इंडिया के अंदर जो आपके फादर ऑफ सॉइल साइंस हैं वो JW लीथर को मानते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। चलिए इसको मैं करता हूँ इरेज। और
हम अब जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है सॉइल का। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल? सॉइल सब क्या समझते हो? ठीक है, तो देखिए अगर मैं सॉइल की बात करूं तो आपको पता है कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल बॉडी होता है जो कंपोज्ड है बहुत सारे मिनरल से और बहुत सारे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो बहुत सारे मिनरल से और बहुत सारे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और यही डेफिनेशन जो है वो दिए थे भी डॉकुचेव ने ना। ये डेफिनेशन मेरा नहीं है, ये जो डेफिनेशन है ना सॉइल का वो किसका है? भी डॉकुचेव का है, जो कि फादर ऑफ सॉइल साइंस माने जाते हैं। कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो कंपोज्ड है बहुत सारे मिनरल्स से, बहुत सारे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। इज इट क्लियर? ये है आपका सॉइल साइंस का, सॉइल का डेफिनेशन। और अब मुझे बताइए सॉइल साइंस क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि सॉइल साइंस जो है वो डील करता है सॉइल और उसके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, जहाँ पे हमारा अर्थ इंक्लूडिंग पेडोलॉजी, मतलब कैसे हमारा सॉइल बना, उनका क्लासिफिकेशन है ना, उनका मैपिंग, उनके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम मतलब डील करते हैं। मतलब सॉइल साइंस कहीं न कहीं ये सेंस हुआ कि एक इस तरह की साइंस है जहाँ पे हम सॉइल के प्रोस्पेक्ट में बातें करते हैं। सॉइल से रिलेटेड जितने भी आपके सोर्सेस हैं, है ना, चाहे वो आपका अर्थ हो, चाहे वो आपका क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, हम मतलब कहीं ना कहीं सॉइल के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हर एक प्रोस्पेक्ट पे। जिसमें अगर हम बात करें कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि सॉइल का न्यूट्रिएंट सप्लाई में जो न्यूट्रिएंट सप्लाई की जो प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि सॉइल के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको जब हम सप्लाई की बात करें, ठीक है, कि हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप को किस तरह से सप्लाई में हो पाता है, ठीक है, तो वो किसके अंदर हम बात करेंगे? सॉइल फर्टिलिटी को लेके। जाहिर सी बात है अच्छी न्यूट्रिएंट है तो हमारा मिट्टी अच्छा खासा फर्टाइल होगा। ठीक है, सॉइल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को लेके बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को लेके बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो आपका सॉइल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। सॉइल फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को टैकल करते हैं। ठीक है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं और उनका क्या क्लासिफिकेशन है और क्या उनका रोल है, उनको हम डिस्कस करते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के अंदर हम बात ये करते हैं कि किस तरीके से हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखें, किस तरीके से हम उसको इरोजन होने ना दें। ठीक है, तो उसको उससे बचाने के लिए हम यहाँ पे बातें करते हैं। ठीक है, मतलब किस तरह से मिट्टी को कंजर्व किया जाए, है ना, किस तरह से उनका संरक्षण किया जाए, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और पेडोलॉजी के अंदर हम हमारा मिट्टी कैसे बना, है ना, उनका सर्वे, उनका क्लासिफिकेशन के बारे में बातें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका सॉइल साइंस के अलग अलग आपका ब्रांचेज हो गया। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन, पेडोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। नो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो आपको जैसे जस्ट मैंने पहले बताया कि वीवी डॉकुचेव ने एक डेफिनेशन दिया था कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो कंपोज्ड है बहुत सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत से ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन था आपका वीवी डॉकुचेव का। तो बट यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन, मतलब आप एक ही डेफिनेशन को अपने अपने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू आप देखेंगे तो अलग अलग डेफिनेशन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ नेचुरल डायनेमिक बॉडी। सॉइल क्या है? एक नेचुरल डायनेमिक बॉडी है जो डेवलप हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट पेडोजेनिक प्रोसेस, जो अलग अलग पेडोजेनिक प्रोसेस के थ्रू ये डेवलप हुआ है। जिसमें आपका अगर वेदरिंग की बात करें तो रॉक जो है वो हमारा रॉक में वेदरिंग हुआ। ठीक है, और वेदरिंग होने के बाद फाइनली हमारा सॉइल बनता है जिस पे हम आज ग्रो कर रहे हैं, अपने लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, वो सब कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं आज? हमारे सॉइल के ऊपर। तो सॉइल कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को सस्टेन रखने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और ये बना कैसे है? रॉक के वेदरिंग होने से बना है। ठीक है, अब वेदरिंग क्या होता है भैया? हम वेदरिंग, एक टर्म आया कि वेदरिंग होने से बन रहा है, तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सॉलिड रॉक है उसमें होता है वेदरिंग, और वेदरिंग होने के बाद वो बनता है क्या? रेगोलिथ। मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, कंप्लीट आपको वेदरिंग टॉपिक ही पढ़नी है।
ठीक है। तो वेदरिंग क्या हो रहा है कि जो रॉक है उसमें वो रॉक जो है वो उसमें वेदरिंग होता है, वेदरिंग होने के बाद वो क्या बनता है, पेरेंट मटेरियल जिसको हम रेगोलिथ बोलते हैं। और फर्दर ये रेगोलिथ पे काम करता है आपका फिजिकल फैक्टर, जैसे आपका कुछ फिजिक मतलब टेम्परेचर हो गया, चाहे उसमें कुछ केमिकल फैक्टर काम करेंगे और फाइनली ये हमारा क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, कोई चीज़ टूट के कोई दूसरा चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। रेगोलिथ क्या होता है, एक अनकॉन्सोलिटेटेड, ठीक है, अनकॉन्सोलिटेटेड पेरेंट मटेरियल होता है जो कि हार्ड मार्क्स को कवर किया रहता है, मतलब हार्ड मास को कवर किया रहता है। सिंपल सी बात है कि ये इसको आप डस्ट बोल दीजिए या फिर लूज मटेरियल बोल दीजिए जो किसी हार्ड पार्ट को कवर किए हुए है। ठीक है, इसको हम रेगोलिथ बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अलग अलग आपका अप्रोचेस है। जैसे अगर हम पेडोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका सॉइल का ओरिजिन हुआ, उनकी क्लासिफिकेशन को लेके हम बात करते हैं। लेकिन एडेफोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे हम सॉइल की यूटिलिटी को, फर्टिलिटी को, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो दो सिंपल सी टर्म हो गया, पेडोलॉजिकल जहाँ पे हम सॉइल के ओरिजिन को लेके बात करते हैं, ठीक है, उनके एग्जामिनेशन को लेके बात करते हैं, क्लासिफिकेशन को लेके बात करते हैं। लेकिन अगर हम एडोफोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे हम बात करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को लेके, प्रोडक्टिविटी को लेके, है ना, प्लांट की ग्रोथ को लेके। तो ये दोनों आपका यहीं पे कवर हो गया। तो ये दो आपके सॉइल साइंस के आपके अप्रोचेस हैं। ठीक है। नो, अब बात करें सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है। देखिए सॉइल फर्टिलिटी आपको पता है कि सॉइल के अंदर 17 टाइप के मेजर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका है सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि मिट्टी के अंदर वो कैपेसिटी कि वो ये न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर सके हमारे प्लांट को बैलेंस प्रोपोर्शन में, तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। अब देखिए सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम न्यूट्रिएंट। ठीक है, मतलब सॉइल के पास वो कैपेसिटी जिससे वो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या एक बहुत अच्छा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करके, कि ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल। जितने भी प्रोडक्टिव सॉइल हैं वो फर्टाइल होंगे क्योंकि उसमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट होते हैं और वो अच्छे खासे न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट को सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके प्रोडक्टिव सॉइल हैं ये फर्टाइल होते हैं, लेकिन सारे फर्टाइल सॉइल हमारे प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। क्यों? अब सारे फर्टाइल सॉइल हमारा प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान के चलिए कि आपका मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, सब कुछ सही है, मिट्टी जो इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह सारा कुछ सही है, लेकिन आपने जो टेक्निक यूज़ करी है, जो आपने मैनेजमेंट यूज अपने फील्ड में यूज़ किया है, वो गलत यूज़ कर लिए हो, तो जिसके वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा। तो बहुत हद तक मैनेज करता है कि अगर न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में बहुत अच्छा भी है लेकिन आपने प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करी है तो हमारा जो है प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट को लेके, थोड़ा सा हम स्पीड निकलेंगे क्योंकि 5 लेक्चर में कवर करना है मेरे को। तो देखिए अगर हम अर्थ क्रस्ट को लेके बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो रॉक है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जिसमें 106 एलिमेंट को हम जानते हैं और 8 जो हैं वो सुपरफिशियली हमारे अर्थ के 99% वेट को रखा हुआ है, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर है। मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ना 16 किलोमीटर, तो ऊपर आपको कुछ ऐसे 8 एलिमेंट मिलेंगे जो रियली हमारे अर्थ मतलब काफ़ी ज़्यादा 99% वेट को ये मतलब कवर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे में आपका ऑक्सीजन 47% आपको मिल जाएगा, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे। फिर सिलिकॉन 27%, एलुमिनियम 8.1%, है ना, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम आपका 1.5%। तो ये वो एलिमेंट हैं जो आपके अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं और ये 99% हमारे अर्थ के वेट को कहीं ना कहीं ये कवर किए हुए हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बातें करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जो है वेदरिंग। ठीक, यहाँ तक
कोई डाउट एक बार देख लो, कोई डाउट नहीं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें बताई मैंने आपको, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस था नहीं। मैंने आपको बताया सॉइल साइंस क्या होता है, सॉइल क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, रेगोलिथ क्या होता है, पेडोलॉजी क्या होता है, एडाफोलॉजी क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट मैंने बताया आपको। ठीक, अच्छा कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट बताया मैंने आपको, तो मुझे आप ये बता दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ये तो अर्थ क्रस्ट है हमारा, सॉइल में किस तरह से हमारे कंपोजिशन है बताइए, किसी को पता है क्या? देखो सॉइल में पता है आपको कि सॉइल के अंदर मिनरल मैटर की बात करें तो ये कितने पाए जाते हैं, 45%। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सॉइल के अंदर मिनरल मैटर 45% होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ये 5% होता है। इसके अलावा अगर हम सॉइल एयर की बात करें तो 25% होता है। अगर हम सॉइल वाटर की बात करें तो ये भी 25% होता है। मतलब कि सॉइल एयर, सॉइल वाटर 25%, 25%। ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, ओनली 5%। और मिनरल मैटर कितना होता है, 45%। तो याद रखिएगा ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपके एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब टूटना। जैसे मान के चलिए कि ये कोई एक्स प्रोडक्ट था, इसमें वेदरिंग हुआ और ये अपना फॉर्म को चेंज कर लिया और ये क्या बन गया, वाई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। इसी तरीके से अगर बात करें तो आपका रॉक की बात हो गया, चाहे मिनरल्स की बात हो गए, ये कैसे बने हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसमें शामिल रहे, जैसे हाई टेम्परेचर होने की वजह से, लो टेम्परेचर होने की वजह से हमारा इसमें वेदरिंग हो गया हमारा, और फाइनली हमारे रॉक और मिनरल बन गए, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब अगर बात करें ये सीक्वेंस, तो इसको आपको भूलना नहीं है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। आप देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक है। रॉक जो है उसमें होता है वेदरिंग, ठीक है। अब वेदरिंग होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग हो सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकता है, चाहे वो केमिकल वेदरिंग हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है। बट इतना समझिए कि रॉक है, इसमें वेदरिंग हुआ, वेदरिंग होने के अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। अब इस वेदरिंग होने के बाद ये क्या बन गया, रेगोलिथ। अब रेगोलिथ क्या है, मैंने जस्ट बताया आपको, अनकंसोलिडेटेड ये पार्ट्स होता है ना, जो कि आपके हार्ड मार्क्स को कवर किया होता है। इसको आप डस्ट बोल दीजिए, इसको लूज मटेरियल बोल दीजिए। जैसे रॉक क्या होता है, हार्ड होता है ना। अब ये हार्ड था तो इसमें वेदरिंग हुआ, टूट के लूज हो गया, और फाइनली ये हमारे जो हार्ड पार्ट्स हैं उसको ये कवर कर लिया। दैट मीन्स कि ये लूज पार्ट, डस्ट इसको बोल सकते हो, तो ये रेगोलिथ होता है हमारा। अब इसी रेगोलिथ को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अब पेरेंट मटेरियल क्यों बोलते हैं भाई बताओ? तो अब देखो, क्योंकि इस पे क्या होगा, अलग अलग हमारे फैक्टर काम करते हैं, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो गया, चाहे ह्यूमिडिटी हो गया, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, चाहे वो हमारे हमारे एनिमल के टिश्यूज़ हो गया, चाहे जो भी हमारा प्लांट का टिश्यूज़ होगा, वो सब डिकम्पोज जो हुआ है वो इसमें काम करेंगे और फाइनली हमारा सॉइल बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा सॉइल किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है कि आपका पेरेंट मटेरियल कैसा था, मतलब आपका रेगोलिथ कैसा था और कौन से फैक्टर्स पे काम किए हैं। तो फाइनली आपको मैं बताऊंगा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो वहाँ पे ये हमारा कवर हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार इसको अरेंज करने दे देते हैं। तो रॉक में वेदरिंग हुआ तो रेगोलिथ बना। अब इस रेगोलिथ पे हमारे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करेंगे और फाइनली उससे क्या हो जाएगा, ट्रू सॉइल बन जाएगा, ठीक है। ये पता होनी चाहिए। और यही जो इंपॉर्टेंट दो प्रोसेस है वो आपको जो मैंने बताया यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। नौ बात करें वेदरिंग की। अब यहाँ क्योंकि डिटेल में बात करना है ना, वहाँ तो इंट्रोडक्शन था। देखिए वेदरिंग क्या होता है, सिंपल सी बात, जैसे बताया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक है। तो क्या बोलता है, देखो इसका डेफिनेशन, अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड मिनरल विच आर ब्राउट अबाउट अ फिजिकल एजेंट, ठीक है। अब जो आपके रॉक हैं, जो आपके मिनरल हैं, वो क्या हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गए, मतलब टूट गए, डिकम्पोज हो गए। किन की वजह से, कुछ फिजिकल एजेंट की वजह से, कुछ केमिकल एजेंट की वजह से, और उनसे क्या बन गया, आपका रेगोलिथ बन गया, जो कि अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यू होता है, ठीक है। और फाइनली यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका ट्रू सॉइल बन जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि रॉक अपना फॉर्म किस तरीके से चेंज कर रहा है ना, कुछ फिजिकल एजेंट, कुछ केमिकल एजेंट की वजह से,
ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेदरिंग, और इसी के कुछ अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब ये पेरेंट मटेरियल किसको बोलते हैं, मैंने जस्ट बताया कि जो रेगोलिथ होते हैं उनको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। उस पर अलग अलग फैक्टर काम करते हैं, पॉजिटिव फैक्टर है ना, चाहे आपका पैसिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर उस पर काम करेंगे, फाइनली फिर हमारे उस पर क्या बन जाएंगे, ट्रू सॉइल बन जाएंगे। ठीक है। 9, अब बात करें कि वेदरिंग के अलग अलग हमारे बेसिक प्रोसेस होते हैं। इनमें आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये 3 फैक्टर हैं जो कि हमारे वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल होता है लेकिन रेयर केसेस में, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है आपका, फिजिकल और केमिकल। चलिए बात करते हैं। देखो फिजिकल वेदरिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, फिजिकल को मैकेनिकल भी बोल देते हैं। इसमें नेचर ऑफ रॉक, रॉक का नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर में परिवर्तन होने की वजह से भी आपको वेदरिंग देखने को मिलते हैं। वाटर में वाटर के एक्शन की वजह से भी आपको वेदरिंग देखने को मिलेगा। फ्रीजिंग की वजह से, अल्टरनेट वेट और ड्राई होने की वजह से, ग्लेशियर की वजह से आपको फिजिकल वेदरिंग देखने को मिल सकता है। आपको हवा के एक्शन की वजह से भी कई बार आपको फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलेगा, है ना। जो हमारे एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फिनोमेनन होते हैं, ठीक है, लाइक थंडर स्टॉर्म हो गया, तो उनकी वजह से भी कई बार हमें फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये सारे हमारे प्रमुख कारण हैं। एग्जाम के अंदर कई बार एमसीक्यू बन के आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर ऑफ द वेदरिंग। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके फिजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं। अगर हम केमिकल की बात करें तो इसमें हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, केमिकल के अंदर आएंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या आ रहा है, केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या क्या आ रहा है, और बायोलॉजिकल में क्या आता है। मोस्टली इसमें आपके जो आपके बायोलॉजिकली इंग्रेडिएंट है, मतलब आपके ह्यूमन हो गए, चाहे आपका वो प्लांट्स हो गया, चाहे वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, उनकी वजह से अगर अगर वेदरिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 9, देखिए अगर हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो आपको पता है कि इसमें हमारे फिजिकल फोर्सेस जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तोड़ने के लिए। तो उसमें देखिए सबसे पहला आपका आता है नेचर ऑफ रॉक। अब देखिए नेचर ऑफ रॉक समझिए कि भाई नेचर ऑफ रॉक की वजह से फिजिकल वेदरिंग कैसे हो रहा है, तो उसके लिए एक टर्म आपका आता है एक्सफोलिएशन। अब देखिए एक्सफोलिएशन क्या होता है, कई बार एग्जाम के अंदर ये टर्म पूछा गया है, डिस्क्राइब द टर्म एक्सफोलिएशन। तो अब एक्सफोलिएशन क्या होता है, देखो मान के चलिए कि ये हमारा रॉक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई बाहर के टेम्परेचर, बाहर में इसमें सनलाइट पड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस रॉक के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, मतलब लाइक इधर हो गया, चाहे बीच, चाहे रॉक के अंदर का टेम्परेचर देखिए तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर कम होगा। तो रॉक के बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट इस पर एक्सपोज हो रहा है, और अंदर की तरफ टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इसके वजह से क्या होता है, कई बार ऊपर की तरफ पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऐसे, मतलब फटना स्टार्ट हो जाता है, पापड़ जो देखो ऊपर पपड़ी का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन, और यही हमारा आता है नेचर ऑफ रॉक के अंदर। एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या बोलता है, रॉक इज एग्रीगेट ऑफ वन और मोर देन वन मिनरल डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, हैव डिफरेंट हीट कंडक्टेंस। ठीक, अलग अलग आपका मटेरियल जो है वो अलग अलग हीट को कंडक्ट करता है, लेकिन दिस टेम्परेचर डिफरेंशियल कॉजेज वेरिएशन इन टेम्परेचर बिटवीन सरफेस ऑफ रॉक, है ना। अब कई बार क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो अलग अलग, है ना, जाहिर सी बात है यार कि कोई सरफेस डायरेक्ट सलार के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जस्ट उसके पीछे की तरफ टेम्परेचर हमारा कम होगा। ठीक है, अब इसी वेरिएशन की वजह से कई बार क्या होता है कि पीलिंग, उसके लेयर में पीलिंग देखने को मिलेगा, मतलब पपड़ी कवर जाता है आउटर सरफेस के ऊपर, और फिर फाइनली हमारा रॉक का जो है वो वेदरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सफोलिएशन, और यही आपको लिखना है नेचर ऑफ रॉक के अंदर। मोस्टली बात कर रहा है टेम्परेचर को लेके, आउटर साइड और इनर साइड को लेके, है ना, कोई दिक्कत। दूसरा आता है आपका टेम्परेचर। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि दिन के समय, है ना, हमारा सनलाइट निकला होता है तो उस टाइम पे हीट ज़्यादा होती है, मतलब आपका रॉक जो है वो हीट हो जाएगा। अब जब हीट हुआ तो जाहिर सी बात है वो एक्सपांड कर जाए, मतलब एक्सपेंशन उसमें देखने को मिलेगा, मतलब वो फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही रात होता है हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो ये हमारा जो एक्सपांड हुआ था अगेन वो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो फिर से पिचक जाएगा। ठीक है, मतलब दिन में
सनलाइट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा तो वो हमारा रॉक एक्सपांड हो गया, मतलब फैल गया, और जैसे रात में टेम्परेचर कम हुआ हमारा वो पिचक गया। ठीक है, तो अब एक्सपाउंड और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उसमें आपको वेदरिंग देखने को मिलेगा, और इसी को लिखना है आपको टेम्परेचर के, है ना, एक्शन ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, कि मतलब एक्सपाउंड और कॉन्ट्रैक्शन, दो चीज़ भूलिएगा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। ठीक, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। नाउ अगला आता है आपका अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, कई बार, है ना, जैसे मान के चलिए रॉक है हमारा, अब बारिश हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब भीग गया। अब भीगने की वजह से क्या होगा, ये आपका इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि कोई चीज़ आप देखते हो अगर वो उसको गीला करते हो तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन जैसे उसको आप सुखाते हो तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, जैसे सूखेगा वैसे ही। तो ये अल्टरनेट ड्राइंग मतलब भिगा दिए तो भैया वो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, फिर जैसे धूप लगा दिए उसकी वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ने घटने से क्या होता है, आपका वेदरिंग होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के अंदर, और इसका एग्जांपल स्मेकटाइट और माउंट मोर्नोलाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल हैं, जो इसकी वजह से इसमें आपको डिसोसिएशन या वेदरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो मैं बात आपको बताया कि अगर हम बात करें ड्राई समर की, मतलब समर का टाइम चल रहा है या फिर आपका ड्राई वेदर है, तो उनकी वजह से क्या होगा कि वो श्रिंक कर जाएगा आपका, क्योंकि जो आपके रॉक थे, है ना, वो ड्राई हो गया तो वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, जिनकी वजह से डीप क्रैक आपको देखने को मिलेंगे, वाइड क्रैक देखने को मिलेंगे, है ना। तो अब क्योंकि वो श्रिंक कर गया, अब जैसे ही उसमें थोड़ा नमी आएगी, मॉइस्चर आएगी, वो अगेन स्वेल कर जाएगा। तो अब कॉन्टिन्यूस ये क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, स्वेल हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, वेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो इनकी वजह से हमारा जो रॉक है वो लूज पड़ने लगता है और अगेन उसमें वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न आपको यही लिखना है एग्जाम के अंदर। 9, अब बात करें वाटर का, तो देखिए कई बार आपको पता है कि हमारा रॉक है, इसके ऊपर से कॉन्टिन्यूस वाटर गुजर रहा है, वाटर के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इससे टकराएंगे, तो ये हमारा रॉक क्या होता है, डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये इसके आपको लिखना है वाटर के अंदर। अब फ्रीजिंग एक्शन ऑफ वाटर की बात करें तो आपको पता है कि कोल्ड रीजन में जहाँ बहुत ठंडे पड़ते हैं तो वहाँ पे मान के चलिए हमारा रॉक था, इसमें थोड़ी सी क्रैकिंग थी। अब कॉन्टिन्यूस इसमें क्या हो रहा है हमारा, ये इसमें आप आके बर्फ़ गिर रहा है, आप यहाँ पे जो वाटर होंगे वो एक्यूमुलेट होके वो जम जा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये जमेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, है ना, क्योंकि इसके अंदर वाटर था। अब वाटर ये ठंडा होने की वजह से क्या हो गया, ये फ्रीज कर गया। अब फ्रीज होने के बाद क्या होगा, इनके जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेंगे, कितने टाइम्स, 1/10 टाइम्स। ठीक है, और ये अब एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब ये एक्सपाउंड करेगा, मतलब ये अपना वॉल्यूम बढ़ाता है तो कितने फोर्स के साथ बढ़ाता है, ये फोर्स पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे मान के चलिए, जिसको समझ में नहीं आया होगा, ये मान के चलो ये जो क्लाइमेट है हमारा बहुत ठंड क्लाइमेट है ना, यहाँ पे बर्फबारी होती है, या फिर यहाँ पे जो पानी होती है वो कहीं ना कहीं फ्रीज कर जाता है। तो अब यहाँ पे क्रैक था हमारा, ठीक है, क्रैक में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। अब ये पानी क्योंकि फ्रीज कर गया, बहुत ही कम टेम्परेचर यहाँ पे पड़ रही है, बहुत ही मतलब मिनिमम तापमान है यहाँ पे, तो पानी फ्रीज कर जाएगा। अब पानी फ्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये प्रेशर लगाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्रेशर लगाता है ना, ये कितना लगाता है, ये आपका पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो 1465 याद रखिएगा, 1465 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ये प्रेशर लगाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रेशर की वजह से हमारा टूट जाएगा रॉक। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा आता है ग्लेशियर की अगर मैं बात करें तो आपको पता है कि अगर ग्लेशियर में होता है क्या, स्नोफॉल। ठीक है, अब स्नोफॉल होगा तो उससे क्या बनेगा, आइस ब्लॉक। जैसे मान के चलिए रॉक है हमारा, अब यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, कॉन्टिन्यूस स्नोफॉल होने से ये क्या बन गया, आइस ब्लॉक बन गया। अब ये आइस ब्लॉक क्या होगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव करना स्टार्ट करेगा, और जब ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग आपस में जो है वो टकराएंगे ना, आइस ब्लॉक अब टकराएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलेगा, वो हमारा टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ग्लेशियर के अंदर लिखना है। ठीक है ना, यहाँ तक की दिक्कत नहीं है आपको। अब आता है विंड। अब हवा से कैसे होता है भाई, तो आपको पता है कि विंड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विंड
अगर मान लीजिए रॉक है हमारा, अब विंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी आगे इससे टकराएंगे, तो एक ये भी रीज़न होता है। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए कि ये विंड है, अब ये विंड की वजह से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है वो इसमें से आगे इसमें टकरा रहा है, तो कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन की वजह से भी हमारा टूट सकता है। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि रेगिस्तान की बात करें तो ये मिट्टी थी हमारे यहाँ पे, अच्छे खासा हम खेती कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आप कई बार देखेंगे सैंड का तूफान आता है और आके पूरा एरिया को कवर कर दिया, तो पूरा बालू भर गया, तो ये क्या हो गया, हमारा मिट्टी इनफर्टाइल हो गया। तो ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे हमारे जो डेजर्ट एरिया हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक रीज़न है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ से उठ के चले गए कहीं और, वहाँ पे गए और किसी और वहाँ पे फिर टकरा के हमारा फिर वो क्रैक हो गया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, मतलब कई बार देखेंगे थंडर स्टॉर्म की वजह से हमारा जो है वो रॉक टूट जाता है, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये सारे जो थे वो हमारे फिजिकल फैक्टर थे जो कि वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। नो फ्रेंड्स, तो अगर आप बात करें अब केमिकल वेदरिंग की, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ना, सॉइल बनने का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए केमिकल वेदरिंग हो रहा है, तो मोस्टली कहाँ पे होगा भैया, अंदर तो नहीं होगा ना, ये सरफेस पे ही होगा। अब इस सरफेस ऑफ रॉक और मिनरल्स के सरफेस पे होता है केमिकल वेदरिंग। अब इससे के वजह से क्या होता है कि कुछ यहाँ पे जो मिनरल प्रेजेंट थे वो अपना फॉर्म को चेंज कर लेंगे, है ना, और वो क्या बना लेते हैं, कोई दूसरे प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि भैया यहाँ पे कोई एक मटेरियल प्रेजेंट था, कोई एक मिनरल प्रेजेंट था जो किसी के प्रेजेंस में आके अपना फॉर्म को चेंज कर लिया। अब फॉर्म चेंज कर लिया, ठीक है, तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा और इसी को हम बोलते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इज इट क्लियर? तो चलिए पहला इसका जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं केमिकल वेदरिंग के अंदर, तो फैक्टर आपको याद रखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए आपको जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे आपका ये रॉक है या मिनरल है, इसके ऊपर की तरफ हमारा ये एक्शन करता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इसमें मिनरल्स होते हैं जो वाटर के साथ इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, और सॉल्युबल होने के बाद अब क्योंकि वो हट चुका है तो हमारा इजीली जो है रॉक वो डिसोसिएट कर जाएगा। देखिए लिखा है ना, रॉक इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, सम मटेरियल्स इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस मटेरियल इज इजीली रिमूव ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी एंड रॉक गेट डिकम्पोज, ठीक है। तो क्योंकि अब इसके रॉक के ऊपर जो मटेरियल प्रेजेंट था वो वाटर के साथ घुल गया, तो अभी हमारा लूज पड़ गया और फिर हमारा इसलिए डिसोसिएट कर गया। एग्जांपल हेलाइट और NaCl, ठीक है। एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल भूलिएगा, जैसे NaCl को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Na+Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल भूलिएगा नहीं, एग्जाम्पल को एग्जाम के अंदर आप डेफिनेटली लिखिएगा। अगला आता है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि जिस ऊपर मैंने बताया था ना केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो यहीं पे देखने को मिलता है हाइड्रेशन के अंदर। मान के चलो कि ये कोई हेमेटाइट था ना, हेमेटाइट है, अब ये वाटर के साथ रिएक्शन किया और एक नया चीज़ बन गया, हाँ लिमोनाइट बन गया, ठीक। तो आप देख पा रहे हो कि अपने फॉर्म को ही चेंज कर ले रहा है ना। बॉक्साइट था, वाटर से रिएक्शन किया और हाइड्रेशन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म चेंज कर ले रहे हैं। तो हाइड्रेशन के अंदर ये देखने को मिलता है आपको, तो इसको भी आपको एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल याद रखिएगा, वो आपको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, हाइड्रेशन होने की वजह से मिनरल हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और इंक्रीज हो जाता है स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल। अब क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए तो आसानी पूर्वक ये डिकम्पोज हो सकते हैं, क्योंकि हार्ड चीज़ को डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, लेकिन जो सॉफ्ट होते हैं वो इजिली क्या होते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। इसी तरीके से क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है तो हाइड्रेशन होने की वजह से अपने फॉर्म को चेंज कर ले रहे हैं, और फॉर्म चेंज जब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट, और सॉफ्ट होने की वजह से उसमें डिकम्पोजिशन हमारा आसानी पूर्वक हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। नो, अगला बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा मिनरल्स है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर में रिएक्शन होने की वजह से वाटर क्या होता है, टूट जाता है। और वाटर टूटेगा तो किस में टूटता है भाई, H+ और OH-, ठीक है। अब क्योंकि ये वाटर टूट चुका है, अब कॉन्टिन्यूस H+ बढ़ने की वजह से वो हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, है ना, क्योंकि H+ बढ़ता है तो हमारा नेचर कैसा बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। अब एसिड क्या हमेशा क्या करता है, चीज़ों को डिकम्पोज करता है, मतलब गलाने का काम करता है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के अंदर होता है कि मान के चलिए कोई रॉक है, ये वाटर के साथ हमारा रिएक्शन कर गया, वाटर वो डिसोसिएट हो गया, टूट गया H+ OH- में। अब H+ बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारा नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, और एसिडिक नेचर होने की वजह से हमारा जो वो रॉक था, जो मिनरल्स था, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आता है हाइड्रोलिसिस के अंदर। अगला बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन, ठीक है।
अब कई बार ऑक्सीडेशन होने की वजह से भी आपको वेदरिंग देखने को मिलेगा। क्या बोलता है देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन टू मिनरल, द एब्जॉर्प्शन इज यूजुअली फ्रॉम O2 डिजॉल्व इन सॉइल एंड वाटर दैट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, है ना। मतलब कि कई बार क्या होता है, जो वाटर के अंदर हमारा ऑक्सीजन होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, वो हमारे रॉक के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और फाइनली हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से हमारा जो रॉक है उसमें वेदरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। लेकिन ऑक्सीडेशन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपका हाइड्रेट ऑक्साइड मतलब आपका फिर वो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई रॉक था, कोई मिनरल था, वो हमारे वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लिया, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के लिए उसको जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मॉइस्चर मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फर्दर वो हमारा ब्रेक कर जाएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड था, उसमें ऑक्सीजन ये लिया, ऑक्सीजन हो सकता है वो वाटर से लिया हो या फिर एटमॉस्फेयर से लिया हो, और वो कन्वर्ट किस में हो गया, फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट इसका इन्वर्स प्रोसेस है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से यहाँ पे आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। मतलब जो आपका रॉक होगा, जो मिनरल होगा, वो अपने कलर को ही चेंज कर लेगा, लाइक ग्रे, ब्लू, है ना, ग्रीन, ऐसा बना लेगा। ठीक, नो फ्रेंड्स, अब अगला टर्म आपका आता है कार्बोनेशन। देखिए कार्बोनेशन क्या होता है, जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है H2CO3, दैट इज़ अ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे रॉक होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, मतलब वाटर के अंदर वो सॉल्यूबल नहीं होते। तो अब क्योंकि वाटर में नहीं घुल रहे हैं तो वो इजीली घुल जाते हैं हमारे कार्बोनिक एसिड में। ठीक है, तो वो मिनरल या वो रॉक जो आपका वाटर में नहीं घुल रहा था, तो अब क्योंकि CO2 और वाटर मिल के क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड, तो वो इसमें इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कार्बोनेशन के अंदर लिखना है। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे अगर हम बात करें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारा कार्बोनिक एसिड में, क्योंकि देखिए CaCO3 जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर ये नहीं घुलता है, बट ये कार्बोनिक एसिड बन गया और इसकी वजह से ये हमारा इजली सॉल्युबल हो जाएगा और फर्दर क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये इजली फिर हमारा वाटर के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट हमारा पानी के अंदर नहीं घुल रहा था, जाहिर सी बात है क्योंकि पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है। तो अब क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है, हमारा पानी जब उसमें पड़ा तो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड में क्या हो जाता है, घुल जाता है, और कार्बोनिक एसिड में घुलने के बाद ये क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो अब क्योंकि ये घुल जाता है पानी के अंदर, फर्दर इसमें पानी पड़ेगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि देख पा रहे हो मतलब कोई एक कंपाउंड कैसे टूट रहा है हमारा, तो ये भी क्या हो गया आपका केमिकल वेदरिंग। तो ये आपको जितने पॉइंट्स थे वो आपको याद रखने हैं, कार्बोनेशन, रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन, इसके अलावा आपका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर मेंशन करने हैं। ये सारे आपको लिखने हैं केमिकल वेदरिंग के अंदर। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, डिफाइन वेदरिंग एंड आल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग वेदरिंग। तो आपको तीनों फैक्टर को एक्सप्लेन करना है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो हमारा अब दो हो गया, हमने फिजिकल पढ़ लिया, हमने केमिकल पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। अब देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो आपको जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल है तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट काम करेंगे, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वेदरिंग करने के लिए। अब सबसे बड़ा जो वेदरिंग करवाता है भैया, कौन करवाते हैं, हम लोग तो करते हैं ना। जैसे मान चलिए यहाँ पे पहाड़ था, हम यहाँ से चाह रहे हैं कि एक रेलवे ट्रैक बनाएं, हम यहाँ से एक रोड बनाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके बीच में हमारे रॉक आएंगे उसको हमको तोड़ना पड़ेगा, हम ना उसको काटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे थ्रू भी वेदरिंग हो रहा है ना रॉक का, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। बहुत बार क्या होते हैं कि रैट होते हैं, रैबिट, टर्माइट, अंट, अर्थवर्म, ये अपना एक एंट्री बनाते हैं, मतलब इसमें होल बनाते हैं। होल की वजह से आपकी जो रॉक होती है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है, फर्दर वो टूट जाता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि कोई बड़े मान के चलिए कि हमारा प्लांट है, अब प्लांट का रूट यहाँ पे मान के चलो कि रॉक है, इसमें कहीं ना किसी तरीके से हमारा वो उसके रूट चले गए। अब रूट जाने की वजह से ये क्या करेंगे, पूरा का पूरा रॉक को ये तोड़ देंगे। तो एक ये भी रीज़न होता है। कई बार इस रॉक के ऊपर हमारे जो लाइकेन हो गए, मॉसेस हो गए, ग्रास हो गया, फर्न्स हो गया, ये ग्रो कर जाते हैं मॉइस्ट कंडीशन के प्रेजेंस में, और ये क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके रॉक को
डिसॉल्व कर देंगे, है ना, डिकम्पोज कर देंगे। और कई बार क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ ऐसा मतलब ये देखिए मान के चलिए रॉक है, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में कई बार क्या होता है, कुछ एसिड ये रिलीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, और ये एसिड क्या करेंगे, आपके रॉक को डिकम्पोज कर देंगे। तो आपने देखा कि भैया वेदरिंग होने का हमारे पास 3 फैक्टर था, फिजिकल, है ना, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये तीनों फैक्टर आपको एग्जाम के अंदर मेंशन करनी है ना। तो पहले आप वेदरिंग लिखेंगे, वेदरिंग होता क्या है, इसके बाद तीनों फैक्टर को विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करनी है। तो बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप टेलीग्राम से जाके एक बार डाउनलोड करना और अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि इतना जिस तरीके से मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करी है ना, एग्जाम में लिखोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने चीज़ों को प्रोवाइड करी है, ठीक है। टिल देन गाइज आज हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर हमारे जो हैं उनके बारे में। मतलब हम आपको 5 लेक्चर के अंदर पूरा सॉइल साइंस खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर 1 था हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने 3-4 टॉपिक को कवर कर लिया। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।